जो बच्चे नहीं है ना उन्हें ही नहीं भेजूंगा, तुम्हें तो भेज दूंगा मैं, उन्हें स्किप करके भेजूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी देखना। क्या है बेटा न्यूक्लियर फोर्स? द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट of the nucleus is equals to nuclear force। किसकी वजह से होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स? एंड देयर इज नो consideration of charges like Coulomb's law, but in the nucleus proton neutron and neutron having attractive or repulsive force between them। This is due to the consideration of binding energy per nucleon, not a charge। जो बेटा न्यूक्लियर फोर्स होता है ये किसी चार्ज की वजह से नहीं है बेटा, इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कूलम्ब्स लॉ कहता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लगना चाहिए, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द बाइंडिंग एनर्जी। A nucleus having a large binding energy per nucleon having strongest nuclear force. In case of weak, force would be small। तो एनर्जी कंसिडरेशन है, आप ऐसे नहीं कह सकते अट्रैक्शन है या रिपल्शन है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन, क्योंकि भैया दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है ना भैया, यहां की कंसिडरेशन बिल्कुल अलग चलती है। तीन केस बेटा होते हैं यहां देखो, ये कहता है F इक्वल्स टू माइनस du बाई dr, U इज द पोटेंशियल एनर्जी, if d2u upon dr square equals to 0, then force is neutral। If d2u upon dr square equals to negative, then force is attractive।
If d square u upon dr square positive, then force is repulsive. It is a consideration of the force. और जब बेटा इसे देखना हो मुझे, तो टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फोर्स, a graph between binding energy or potential energy and separation बेटा, जो सेपरेशन है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, उनका सेपरेशन क्या होगा, उस बिहाफ पर मिनिमम डिस्टेंस बेटा सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ये बेटा सेपरेशन, ये बेटा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू। जब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो यहां पर ये 0 है, ये -100 है, ये बेटा +100 है, हेलो, यहाँ बेटा 1, ये बेटा 2, ये बेटा 3, ये बेटा 4, ये बेटा 5, और ये बेटा सब फर्मी में है, एफएम। आर डिस्टेंस है इन फर्मी 10⁻⁻15। और जब बेटा ग्राफ देखोगे आप, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यहां से ग्राफ बेटा ऊपर उठता है ऐसे, और वो बेटा केवल 1 से नीचे नीचे ऐसे चला जाता है। और ये जो पॉइंट है बेटा, इसे मैं आर नोट कहता हूं। क्या कहते हैं बेटा? आर नोट। ये मेरा ग्राफ है किसका? न्यूक्लियर फोर्स। यदि न्यूक्लियर फोर्स आता है तो सबसे पहले इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू द बेटा न्यूक्लियर फोर्स। इसमें कोई चार्ज की कंसीडरेशन नहीं होती कूलम्ब्स लॉ की तरह। इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, और ये होता है ड्यू टू द कंसीडरेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पोटेंशियल एनर्जी। या इसे मैं लिख सकता हूं क्या बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, नॉट अ चार्ज। ये बेटा फॉर्मूला था। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, डबल डेरिवेटिव 0 है तो न्यूट्रल है, ये कंडीशन होती है। यहाँ बेटा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, और ये बेटा है कंसीडरेशन। अब बात आते हैं इसके कंक्लूजन। व्हाट आर द कंक्लूजन्स? तो यदि मैं इनके कंक्लूजन देखना चाहता हूं, और कौन चला गया है ये बेटा? इनकी एक फोटो खींच लेता हूं, केवल इन्हीं को शेयर करूंगा बेटा मैं वीडियो। एक सेकंड रुको जरा। ये जितनी बदतमीजी दिखा रहे हैं ना बेटा, हम उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो बस 11 बच्चे हैं ये, इन्हीं को शेयर करूंगा बेटा, बाकी को नहीं।
अब बेटा बात आती है इनकी कंक्लूजन्स, और कंक्लूजन क्या है बेटा, जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होगा कूलम्ब्स फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये तो मैं बता ही चुका हूं सब। हेलो हाँ भाई, कहाँ गए भाई? अच्छा, अरे मुझे पूछ लेते, घर में राड हो जाएगी भाई। एक बार हाँ नहीं ऐसी हो गया, मैं उसे बोल दे ना भाई, सही तुम्हें बता दो साला आग के ढेर में बैठे रहते हैं। अब मैंने कि भाई है मेरा भाई को तो बोल नहीं सकता हूँ, और क्या कर दो। चलो ठीक, चलो देख लेंगे भाई बस। तो बेटा इसका जो कंक्लूजन है, देयर आर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा। फर्स्ट बेटा, द न्यूक्लियर फोर्स is the strongest force in nature. That is stronger than Coulomb's force, gravitational force, and magnetic force. ये इन सबसे बेटा क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है। दूसरा बेटा, जो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स फोर, जो वो रैपिडली जीरो भी होता है और बेटा वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स that is proton neutron, यही तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं बेटा। इनके बीच में जो फोर्स होता है, फॉल्स रैपिडली टू जीरो। क्या होगा, यहां से देखो, ये एकदम से किसकी तरफ चला गया बेटा, जीरो की तरफ। इक्वल्स टू जीरो। यहां फोर्स था, एकदम से बेटा जीरो की तरफ ये चला गया। एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन जो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस थी बेटा, वो यदि ज्यादा होती है किससे, फ्यू फेम्टोमीटर, जो एफएम है बेटा, इससे ज्यादा होती है तो this lead to situation of force of medium or large size of nucleus. या सीधा लिखो बेटा, this leads to the large nuclear force due to binding energy. ये सब किसकी वजह से होता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से।
और इसमें मैंने जो आर नॉट होता है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इज मिनिमम एट आर नॉट, दैट इज आर नॉट इक्वल्स टू 0.8 fm, फेम्टोमीटर। 0.8 फेम्टोमीटर पर क्या होती है, ये सबसे कम होती है। तो जो फोर्स अट्रैक्टिव होगा फॉर द डिस्टेंस लार्जर देन 0.8, फोर्स इज अट्रैक्टिव when r is greater than r नॉट। r जो है r नॉट से ज्यादा होगा तो इस फोर्स को क्या कहूंगा मैं, अट्रैक्टिव। यदि ये फोर्स r नॉट से बेटा ज्यादा है तो मेरा फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और रिपल्सिव होगा यदि वो लेस देन है, तो ये फोर्स क्या होगा बेटा, इधर वाला रिपल्सिव। फोर्स इज रिपल्सिव when r is less than r naught। हाँ बेटा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना बच्चे साइड से निकलते रहो, बहुत अच्छा लगता है बेटा इन बातों को देख के। और एक तीसरा पॉइंट ले सकता हूं बेटा, क्या, जो न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और प्रोटॉन, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो तीसरा पॉइंट ये है बेटा, द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन is approximately एक ही तो पी आता है अप्रोक्सीमेटली में ना बेटा, कसक कसक तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सही तो लिखा था, सेम। इनके बीच में बेटा फोर्स क्या होता है, सेम होता है। और एक बात और लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स does not depends upon the electric charge। ब्रेविज बेटा ये मान के चल मुन्ना कि ये 3 नंबर के आज जो 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक था बाइंडिंग एनर्जी कर्व और दूसरा था बेटा मेरा क्या, न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा जी इनके बिना, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इसमें। A30 न्यूक्लियर फोर्स ग्राफ बना हुआ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक लिखो, फिर से सुनो। जो न्यूक्लियर फोर्स जब मैं निकालता हूं, इट इज द कंसिडरेशन ओनली ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने यहां भी लिख दिया, इट इज नॉट, या इलेक्ट्रिक चार्ज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर फोर्स। केवल और केवल जो इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट है, वो बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। 3 पॉइंट मैंने रखे बेटा। पहला पॉइंट ये था कि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन सब में। दूसरा मैंने लिखा जो न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो रैपिडली जीरो होता है एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर। यहां भी रैपिडली चेंज होता है, यहां भी रैपिडली चेंज होता है।
और बेटा लार्जर न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है एट आर नोट पर। दूसरा आर नोट 0.8 FM है। यदि 0.8 FM से ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब आगे की तरफ जाता हूं तो फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, और पीछे आता हूं तो बेटा रिपल्सिव होते हैं। और एक पॉइंट और डाल देता हूं मैं यहां, फोर्स इज न्यूट्रल एट आर नोट। और आर नोट पर मैं कंफ्यूज रहूंगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है क्या रिपल्सिव है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन केवल आर नोट डिसाइड करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का सेपरेशन यदि 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन है, कम होता है तो रिपल्शन है, और एग्जैक्टली 0.8 है तो बेटा फिर न्यूट्रल। ये 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। और ग्राफ यदि आप बन जाते हैं, दिमाग में रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियर फोर्स, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कोई चार्ज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैंने लास्ट में लिख दिया है कि यहां न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेज होते हैं, वो फोर्सेज बेटा अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। तो एग्जिस्टेंस उनकी थी, एनर्जी कंसिडरेशन उनका है, केवल सेपरेशन डिसाइड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, बस। तो ये 3 नंबर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और बाइंडिंग एनर्जी के बाद का कॉन्सेप्ट था, और एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बेटा। अब इसके बाद बेटा इस चैप्टर में बात आती है रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, उसकी बात करते हैं, जरा देखो बेटा। सर सर जब फोर्स न्यूट्रल है तो आर नॉट की वैल्यू आर के इक्वल ही होगी। बेटा आर नोट, आर की वैल्यू आर नोट के बराबर होगी। हम आर नोट से ही तो कंपेयर कर रहे हैं बेटा, 0.8 से। ओके सर। यदि बेटा न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है बेटा, तो उस टाइम ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा बेटा। ब्रेविज। ओके सर। अब बेटा बात करता हूं मैं, मेरा एक पेज खत्म हो गया इस चैप्टर का, बाइंडिंग एनर्जी बेटा। अब बात आएगी बेटा यहां पर रेडियो एक्टिविटी। क्या है बेटा रेडियो एक्टिविटी? कुछ साइंटिस्ट थे बेटा, जब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, आपने भी पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, तो बेटा पीरियोडिक टेबल को जब आप देखते हो तो उसमें हमें 3 या 4 तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं। उनमें से कुछ होते हैं बेटा मेटल्स, और मेटल्स को हमने कैसे डिस्क्राइब किया था, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे बेटा हमने कही नॉन मेटल्स, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 ये होते हैं। एक 4 वाले थे, वो थे बेटा मेटलॉइड्स, और एक एग्जैक्टली 8 वाले बेटा, उन्हें हमने कहा था कौन सी बेटा, कौन सी गैसेस कहते हैं उन्हें? इनर्ट गैसेस। इसी के साथ
जब बेटा न्यूक्लियस बड़ा होता चला जाता है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती चली जाती है पर न्यूक्लियर। बाइंडिंग एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो वो जो एलिमेंट्स थे, जो न्यूक्लियॉन्स थे, या उनके अंदर जो एनर्जीज थी, वो धीरे धीरे रेडिएट होना शुरू हो जाती है, वो निकल निकल के बाहर भागना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम जो एनर्जी बाहर निकलती है वो केवल 3 तरह के पार्टिकल्स की फॉर्म में हो, अल्फा, बीटा और गामा, पार्टिकल्स और रेस या वेव्स। तो रेडियो एक्टिविटी में जो मोलिब्डेनम के बाद या बिस्मथ, एंटीमनी जो ये थे, इनके बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। रेडियो एक्टिविटी मीन्स द सेल्फ एमिशन ऑफ द रेडिएशंस। वो एलिमेंट बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, ना उन्हें हीट करना है, ना उन्हें चोट मारनी है, ना उन पर कोई फोर्स लगाना है, ना उन्हें किसी फील्ड में रखना है, लेकिन फिर भी उनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का एमिशन होना शुरू हो जाता है। वो निकलना शुरू हो जाते हैं खुद खुद में, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। आपने कभी देखा होगा जहां भी, जैसे जापान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर, जब सुनामी आई थी बेटा, तो सुनामी आने के बाद वहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर में गड़बड़ हो गई थी और उससे रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे। उस बहुत बड़े एरिया को उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि वहां तक कोई नहीं जाएगा। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं बेटा, जैसे हमारे यहाँ नरोरा में एटॉमिक पावर सेंटर है, तारापुर में एटॉमिक पावर सेंटर है, ऐसी जगह बनाया जाता है जिसके 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई गांव एग्जिस्ट करे, ना कोई शहर हो, ना कोई लोगों का आना जाना, क्योंकि वो रेडिएशन है बेटा। जो ये रेडिएशन है इन्हें न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जापान पर जब बम ड्रॉप किया था बेटा, एटम बम ड्रॉप किया था, तब आपने देखा था आज तक कितने सालों तक वहां पर बच्चे अपंग पैदा होने लगे। तो वह रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा था, और इन्हें न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए प्याज यूज करते थे। प्याज, जो इन रेडिएशन को रोका जा सकता है, वो केवल अनियन के अंदर एबिलिटी होती है, वो इन रेडिएशंस को सोख लेता है। तुमने एक मूवी देखी थी पोखरन? ब्रेवी देखी है? सर नहीं, मैंने नहीं देखी सर। देखनी चाहिए थी बेटा। वो है एक वो है, क्या नाम है, जॉन इब्राहिम जो है, उसकी मूवी है, जब अटल बिहारी जो परमाणु मूवी है सर। है बेटा, सर परमाणु मूवी है क्या? सर वो कह रहा परमाणु मूवी है। परमाणु मूवी है। हाँ बिल्कुल बेटा, परमाणु की बात की बेटा, परमाणु। यस सर, देखिए। हाँ देखिए सर, देखिए। जब उसमें टेस्ट करते हैं तो तुमने देखा होगा, उन्होंने आसपास की जो जैसलमेर में जितनी भी मार्केट थी वहां से सारी प्याज उठा ली थी, और बहुत सारी प्याज भरी गई उसके अंदर, क्योंकि उसी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बेटा उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा? द सेल्फ एमिशन ऑफ रेडिएशंस लाइक अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम, थोरियम, being without any external influence
इज नोन एज क्या बेटा? रेडियो एक्टिविटी। और इस रेडियो एक्टिविटी के कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं, और वो लॉज क्या है, कैसे उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे, वो सारी बातें बेटा सैटरडे की क्लास में होंगी। और सैटरडे तक मेरा फोन आ जाएगा बेटा, और मंडे से पक्का ऑफलाइन क्लासेस रखूंगा, मैं रिवीजन क्लासेस रखूंगा, क्योंकि मेरा ये चैप्टर भी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ऑफलाइन ही रखेंगे। जिन बच्चों का ऑनलाइन ही मन है, जो नहीं आ सकते हैं, एक ग्रुप ऑनलाइन रहेगा, उसकी भी हर रोज क्लास रखूंगा। 2 ग्रुप ऑफलाइन होंगे और वो बैक टू बैक होंगे। बच्चे इतने ज्यादा नहीं है, यदि आएंगे तो बेटा लेंगे भी नहीं, और थोड़ा सा उसकी कुछ सर्कमस्टांसेस बनाएंगे, तो थोड़ा 1-2 दिन लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, पर एक बढ़िया प्रोग्रामिंग के साथ बेटा काम शुरू करेंगे। सर संडे को टेस्ट कौन सी चैप्टर? संडे को टेस्ट जो है बेटा वो वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट है। ओके सर। और बेटा मैंने कहा था थोड़ा 10 तारीख हो गई है, थोड़ा फीस भी सबमिट कर दिया करो। और बेटा गुड इवनिंग। सर नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा।